ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर कई स्तर की वार्ता हुई। दोनों ही देशों के बड़े बड़े अधिकारी कई बार आमने सामने भी बैठे, घंटों घंटों इसे लेकर चर्चा भी हुई, लेकिन न्यूक्लियर डील पर बात नहीं बनी। इसी बीच ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों तक भीषण जंग भी छिड़ी थी। इस जंग में अमेरिका भी कूद पड़ा था और उसने भी ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। यहां तक कि उन जगहों को निशाना बनाया गया जहां ईरान के न्यूक्लियर प्लांट मौजूद थे। हालांकि उस समय ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्लांटों को बचा लिया था, लेकिन दावा किया गया था अमेरिका की तरफ से न्यूक्लियर जो प्लांट हैं ईरान के, उन्हें काफी नुकसान हुआ था, लेकिन ईरान ने सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया था। ईरान और इजराइल के बीच चली भीषण जंग को अब करीब 3 महीने बीत चुके हैं और इतने दिनों बाद ईरान अब अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर थोड़ी नरमी दिखाता दिखाई दिया है और कहीं न कहीं अब बात करने के लिए भी तैयार हो गया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर अमेरिका और यूरोपीय देश अनुचित आर्थिक प्रतिबंध हटाते हैं तो ईरान परमाणु कार्यक्रम पर कुछ सीमाएं मानने को तैयार है। इसके साथ साथ इस्माइल बगई ने याद दिलाया कि 2015 के परमाणु समझौते यानी कि JCPOA के समय भी ईरान ने यूरेनियम संवर्धन की सीमा तय करने और नई मशीनों पर रोक जैसी कई स्वैच्छिक पाबंदियां मानी थी। इस्माइल बगई ने साफ कहा है कि प्रतिबंध हटे तो हम भी सहयोग करेंगे, लेकिन बिना राहत के हमसे रियायत की उम्मीद ना करें। बगई ने बताया कि 3 यूरोपीय देशों से बातचीत जारी है और तेहरान एक और दौर की वार्ता के लिए भी तैयार है। हालांकि अभी कोई ठोस फैसला नहीं हुआ। इस दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA के डिप्टी डायरेक्टर की यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद ये जरूरी हो गया कि ईरान और IAEA आपसी तालमेल का नया तरीका तय करें। बगई ने कहा कि इतिहास में पहली बार किसी देश की शांतिपूर्ण परमाणु साइट्स पर हमला हुआ और फिर वहां निरीक्षण की नौबत आई। यही वजह है कि सुरक्षा और सेफ्टी को लेकर चर्चा करनी पड़ी। 12 दिनों की जंग में क्या क्या हुआ। 13 जून को इजराइल ने ईरान पर हमला किया और 12 दिन तक सैन्य, परमाणु और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। फिर 22 जून को अमेरिका भी कूद पड़ा और नतांज, फोर्दो और इस्फहान की परमाणु साइट्स पर मिसाइलें दागी गई, लेकिन ईरान ने चुप्पी नहीं साधी। IRGC एरोस्पेस फोर्स ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस थर्ड चलाकर 22 राउंड में इजराइल पर मिसाइल बरसाई। इसके अलावा अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य ठिकाने कतर के अल उदीद एयरबेस पर भी मिसाइलें दागी गई। 24 जून को थमी जंग। लगातार हो रहे हमलों और पलटवार के बाद आखिरकार 24 जून को युद्ध विराम लागू हो गया और तनाव पर थोड़ा सा तो ब्रेक लगा था। भीषण जंग और कई दौर की वार्ता के बाद आखिरकार अब ईरान ने अपने परमाणु रुख पर बड़ा यूटर्न लेते हुए दुनिया को संदेश दिया है कि अगर सजा जैसे प्रतिबंध हटेंगे तो वो भी नियम मानने को तैयार बैठा है। ऐसे में अब देखना होगा कि अमेरिका और यूरोपीय देश ईरान की इन बातों को मानते हैं या फिर नहीं, क्योंकि अब ईरान तो हर चीज मानने को तैयार है, लेकिन उसने अब पासा अमेरिका और इन तमाम देशों पर फेंक दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे अमेरिका और ये तमाम देश अपना क्या रुख ईरान को लेकर अब देते हैं और वो ईरान की इन बातों को मानते हैं या फिर नहीं। 7 अक्टूबर 2023 के बाद इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खाई थी कि वो गजा में हमास का खात्मा करके ही दम लेंगे। लेकिन करीब 2 साल बाद सूरत हाल ये है कि गजा जरूर तबाह हो गया इसराइली आक्रामकता से, लेकिन हमास अब भी है, इसराइल से भिड़ रहा है और तो और इसराइल की फौज कम होती जा रही है। जी हाँ, इसराइल हमास युद्ध के बीच इसराइली सेना गजा के भीतर सैनिकों की भारी किल्लत से जूझ रही है। गजा के भीतर इसराइली सेना को सैनिकों से लेकर हथियारों का तगड़ा नुकसान हुआ है। लंबे खिंचते युद्ध की वजह से इसराइली सैनिकों का मनोबल गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से इसराइल डिफेंस फोर्स में सैनिकों की बड़ी कमी सामने आई है। दरअसल इसराइली न्यूज चैनल 12 ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इसराइली सेना गजा में अभियान को बढ़ाने जा रही है। चैनल 12 ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि IDF के कुछ फौजी गाड़ियां और साजो सामान पर भी अब असर पड़ने लगा है,
क्योंकि कई विदेशी कंपनियों ने इसराइल के साथ कारोबार करने का बहिष्कार कर दिया है। उन्होंने साफ मना कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि हजारों इजरायली फौजी गजा में लापता भी हो गए हैं। भले ही इसराइल इस तरह की खबरों पर पर्दा डालता है, लेकिन जब भी वहां मीडिया सेंसरशिप कम होती है तो असलियत खुलकर सामने आ जाती है। कहा जा रहा है कि अब इजरायली सोल्जर हमास से भिड़ने का अपना हौसला खोते चले जा रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि अब नौबत ये आ गई है कि अमेरिकन और फ्रांस की नागरिकता रखने वाले कुछ भाड़े के फौजी भी अब इसराइल की तरफ से गजा में हमास से लड़ने लाए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि जिस तरह से इजरायली फौजी गजा में गायब हुए हैं, उससे फौज में पैदा हुई किल्लत की भरपाई इसराइल डिफेंस फोर्स ने दुनिया भर में बसे यहूदी जवानों से करने की अपील की है। यानी वो आईडीएफ के लिए आकर लड़ सकते हैं। इस वक्त आईडीएफ का सारा फोकस अमेरिका और फ्रांस से बड़े पैमाने पर फौजियों की भर्ती करने का है। उनकी कोशिश है कि हर साल 500 से 600 इस तरह के फौजी भर्ती किए जाएं, क्योंकि गजा में उसे बड़ा चैलेंज मिल रहा है हमास के जरिए। ऐसे में अपने फौजियों की तादाद बढ़ाने के लिए आईडीएफ को 18 साल से लेकर 25 साल तक की उम्र के जवानों की भारी जरूरत आन पड़ी है। इसराइल की फौज मानती है कि गजा में हमास से मुकाबला और हमास की कैद से बंधक छुड़ाने के लिए उसे 10,000 फौजी और चाहिए। गजा में इसराइल की एयर स्ट्राइक भी जारी है और फौज जमीन पर भी उतरी है, लेकिन हमास से मुकाबला बेहद मुश्किल हो रहा है। वहीं हमास का कहना है कि फिलिस्तीन की आज़ादी तक वो ये जंग जारी रखेगा। इसराइली आक्रामकता के आगे वो झुकेगा नहीं। अगर इसराइल हमास की शर्तों पर सीज फायर के लिए राजी हो जाता है तो ठीक, वरना इस पूरे खित्ते में जंग और बढ़ेगी। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार पर गजा युद्ध को लेकर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बढ़ता जा रहा है। रविवार को तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा समेत बेरी जैसे शहरों में हजारों इस्राएली नागरिकों ने युद्ध के विरोध में और गजा में बंधक बनाए गए 50 नागरिकों की रिहाई के लिए बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए। ये प्रदर्शन गजा में 22 महीने से चल रहे युद्ध और सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता के गुस्से का प्रतीक है, जिसने नेतन्याहू सरकार को अभूतपूर्व संकट में डाल दिया है। रविवार को सुबह तेल अवीव के हॉस्टेज स्क्वायर में हजारों प्रदर्शनकारियों ने इस्राएली झंडे और बंधकों के चित्रों के साथ सड़कों पर मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने तेल अवीव यरूशलेम राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया, टायर जलाए और युद्ध बंद करो, बंधकों को वापस लाओ जैसे नारे लगाए। हॉस्टेज एंड मिसिंग फैमिलीज फोरम के नेतृत्व में आयोजित इन प्रदर्शनों में शामिल लोगों ने नेतन्याहू सरकार पर गजा में सैन्य कार्रवाई को लंबा खींचने और बंधकों की रिहाई के लिए ठोस कदम न उठाने का आरोप लगाया। यरूशलेम में प्रदर्शनकारी नेतन्याहू के आधिकारिक आवास की ओर बढ़े, जबकि हाइफा और बेरी किबुत्ज में भी लगभग ऐसा ही विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पुलिस ने तेल अवीव में नेशनल हाईवे अवरुद्ध करने के लिए 32 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। फोरम ने गजा सीमा के पास Y.50 नामक एक विरोध शिविर स्थापित करने की घोषणा की, जो बंधकों की रिहाई तक अनिश्चित काल के लिए जारी रहेगा।